Hello everyone, welcome to our social science class. Students, in our previous video we had started with our chapter 11th of DAV Social Science class 7th. The name of the chapter is The Rise of Small Kingdoms in South India. तो पिछली वीडियो में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने साउथ इंडियन जो है हमारे जो किंगडम्स थे उनके बारे में भी स्टडीड एंड विच वर दोज किंगडम्स वर चोलास एंड पांड्यास एंड वी हैव स्टडीड अबाउट देयर किंग्स, इनके जो रूलर थे। जैसे चोला वंश किसने शुरू किया था, इट वॉज स्टार्टेड बाय विजयालया। तो ऐसे हमने चोला वंश और पांड्या वंश के जो मेन जो रूलर्स रहे उनके बारे में हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में किया था। टुडे विल स्टार्ट विद द गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, हिज ऑफिस वॉज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है बेटा कि आज अगर मैं राजा हूँ तो मेरे बाद कौन बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। तो वो होता है हेरिडिटरी, यानी वंश, परिवार में से ही जो है आगे फैमिली जो है वही रूल करेगी। हिज प्राइम ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक्स। तो राजा की ऑफकोर्स अब वो राजा हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी कंट्री के लिए या अपने किंगडम के लिए, अपने एम्पायर के लिए। तो उसकी मेन ड्यूटी क्या थी कि ही हैज़ टू प्रोटेक्ट द पीपल। किससे बचाना है, एक तो अंदरूनी उनके बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, और दूसरा एक्सटर्नल अटैक, बाहर से अगर कोई भी दूसरा राजा रूलर जो है अटैक करता है तो उनसे भी उनको प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी थी, राजा की। द राइट्स ऑफ द किंग वो अनलिमिटेड। ऑफ कोर्स ये तो हम कोई भी डायनेस्टी आप उठा के देख लो बेटा तो उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि जो राजा के पास जो पावर्स थी दोज वर अनलिमिटेड। ठीक है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, उसके रूल्स, उसकी पावर्स सब उसके हाथ में है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब जो पूरा जो प्रोसेस था या जो पूरा डिपार्टमेंट्स थे वो अलग अलग डिवाइड थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ राजा ही कर रहा है, राजा ने जो है आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर। तो राजा जो है शासन किसकी हेल्प से करता था, अपने मिनिस्टर्स की हेल्प से। जैसे अभी अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया इज़ वन नेशन, लेकिन पूरे देश को संभालना एक प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या किया गया है, पूरी कंट्री को आगे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट्स में सीएम्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, उनको आगे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और हर लेवल पर कोई ना कोई ऑफिसर या कोई ना कोई मिनिस्टर बैठा है टू लुक आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ एवरीथिंग। लोगों का ध्यान रखने के लिए, काम कैसे चल रहा है उन चीज़ों को देखने के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ पर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो सिमिलर वाज हेयर। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या कर रखा था, द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जिनको मंडलम बोलते थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या बोलते थे उनको, मंडलम। जैसे अब भारत को राज्यों में बांटा गया है, हमारे 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 थे ना, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, तो 28 स्टेट्स हैं। तो ऐसे उस समय में भी वो अपने पूरे एम्पायर को राज्यों में, जिनको कि वो मंडलम बोलते थे, उसमें वो डिवाइड करते थे। Each province was under the control of an official who worked according to the instructions of the king. और हर प्रोविंस किसके अंडर काम कर, हर प्रोविंस में एक ऑफिसर, कोई ना कोई मंत्री जो है राजा का होता था, और वो राजा के अकॉर्डिंग ही क्या करते थे, काम करते थे। नेक्स्ट इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, इकोनॉमी होता है फाइनेंशियल इश्यूज। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, लोग पैसा कहाँ से कमाते थे सरकार पैसा कहाँ से कमाती थी। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। हम सब जानते हैं पुराने समय में जो मेन काम था वो खेती का ही होता था, तो ज़मीन का जो टैक्स आता था दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। इट वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर्स। तो कितना जो है रेवेन्यू लोगों को देना पड़ता था, जितनी भी उनकी फसल होती थी उसका तीसरा हिस्सा। ठीक है, जैसे 100 में से आप कह सकते हो 33%, तो 33% जो है उनको क्या देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, या जितनी भी उनकी उपज होती थी, फसल होती थी, उसका तीसरा हिस्सा उनको एज अ रेवेन्यू राजा को देना पड़ता था। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज गुड। लोगों की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, यानी उनका काम अच्छा चल रहा था। एग्रीकल्चर, ट्रेड वॉज एंड वीविंग वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ज़्यादातर लोग किस तरह का काम करते थे, या तो एग्रीकल्चर यानी खेती, या व्यापार करते थे, या बुनकर का काम करते थे, कपड़ा बुनते हैं ना जैसे, तो या वो बुनकर का काम करते थे। द इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वर वेल डेवलप्ड। अब देखो
जनरली हम लोग सुनते हैं कि किसानों की हालत नहीं अच्छी होती, लेकिन यहाँ लिखा है कि लोगों की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी। क्यों थी? क्योंकि देखो इरिगेशन फैसिलिटी क्या थी, दैट वाज वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे से डेवलप थी, विच इंक्रीज द एग्रीकल्चरल यील्ड, जिसके कारण फसल भी क्या होती थी, अच्छी होती थी। चोला रूलर्स स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर, और वो जो राजा थे वो राजा भी ऐसे नहीं थे कि सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वो राजा ऐसे थे जो लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करते थे। अब हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वही टैक्स गवर्नमेंट के लिए एज अ इनकम है, और वही इनकम अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे ऊपर ही तो लगा रही है। पुल ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस बन रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, कितनी अच्छी जो है रोड कंस्ट्रक्शन हर जगह हो गई हैं आजकल, तो हमारा पैसा हमारे ऊपर लग रहा है। तो ऐसे चोला रूलर्स भी देखो करते थे, वो भी क्या करते थे कि उनकी जो इनकम का जो बहुत बड़ा हिस्सा था दैट दे यूज टू स्पेंड ऑन दी पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर होता है लोगों के भलाई के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज आल्सो कास्ट रिडन, तो अब हम लोग उनकी अगर सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर भी क्या था, कास्ट सिस्टम था। हम लोग वर्णास के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा वर्णों के बारे में। तो साउथ इंडिया में भी जो है कास्ट सिस्टम था। द ब्राह्मण्स यानी प्रीस्टली क्लास, जो प्रीस्ट कौन होते हैं, पंडित, ब्राह्मण, तो वो थे। क्षत्रिय जिनको वॉरियर्स बोला जाता था, डोमिनेटेड द लोअर कास्ट, तो जब ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, उनका कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रभुत्व ज़्यादा था, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे सोसाइटी में, एंड अदर कास्ट को वो कहीं ना कहीं उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते थे, उनके ऊपर शासन एक तरीके से करते थे। द पीजेंट्स टिल्ड द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स, अब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे या जो छोटे किसान थे, वो क्या करते थे, दे टिल्ड द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स, मंदिरों की या राजाओं की जो जगह होती थी वहाँ पर वो लोग काम करते थे एज वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। तो रिलीजन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर नॉट पॉपुलर देयर। अब अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन साउथ इंडिया में बौद्ध और जैन धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हिंदुइज्म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म था साउथ में? हिंदू। आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा टेम्पल्स जो है आपको साउथ इंडिया में ही मिलेंगे, और इतने सुंदर सुंदर बेटा मंदिर आप लोगों को देखने मिलेंगे। उनका जो आर्किटेक्चर है, उनकी जो कला की गई है, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, आई कैचिंग है बिल्कुल, देखते ही मतलब हर कोई, एवरीवन एंजॉयज देम। वैदिक सेक्रीफाइसेस वर क्वाइट कॉमन, यानी जो भी वैदिक तरीके से जो भी कार्य किए जाते हैं वो वहाँ पर लोग ज़्यादा करते थे, वैदिक तरीके के, यानी सनातन धर्म को वो लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो और कौन से, अगर भगवान की बात करें तो कौन से भगवान की पूजा करते थे? लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। कांचीपुरम was an important center of studies of Sanskrit and regional languages like Tamil। तो वहाँ पर मेन जो एजुकेशनल सेंटर था वो कौन सा था? कांचीपुरम। तो दैट वाज द मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़ ऑफ संस्कृत। और वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती थी? मेन जो 2 लैंग्वेजेस दी गई हैं, दोज आर, वन इज़ संस्कृत एंड अदर इज़ रीजनल मतलब वहाँ की जो लोकल भाषा है, दैट इज़ तमिल। इट वॉज ऑल्सो सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। ऑफकोर्स मंदिर हैं तो तीर्थ यात्री तो आएंगी, तो ये जो एक धार्मिक स्थान भी था, और यहाँ पर जो है हिंदू डिवोटीज यानी जो हिंदू भक्त होते थे वो यहाँ पर जो है तीर्थ स्थान पर यहाँ पर यात्राएं करने आते थे, पूजा पाठ भी करने आते थे। द भक्ति सेंट्स प्रीच द टीचिंग्स ऑफ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। अब जो संत महात्मा होते थे, जो साधु महाराज, जो उन मंदिरों में जो ब्राह्मण्स होते थे, वो क्या करते थे? दे यूज टू टीच। अब वो पढ़ाते क्या थे? किस चीज़ का ज्ञान जो है लोगों को देते थे? रामायण एंड महाभारत। द एपिक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस।
और देखो हम सब जानते हैं कि साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस टोटली डिफरेंट है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लोगों ने इन महाकाव्यों को, इन एपिक्स को, या ये जो हमारे ग्रंथ थे, इन सबको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में क्या किया, अपने अपने लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया, ताकि लोगों तक ये इनके बारे में जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, वो और ज़्यादा अच्छे से पहुँचाई जा सके। मैनी ग्रेट लिटरेरी वर्क्स सॉरी बेटा, yes, many great literary works like शिल्पाधिकरम एंड मणिमेकालय तमिल, अभी देखो ये कौन सी लैंग्वेज में है, तमिल लैंग्वेज में, वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वहाँ पे राजा की पावर्स कैसी थी, कैसे जो है राजा जो था ही वॉज नॉट अ बैड रूलर, ही वॉज अ गुड रूलर, जो अपनी प्रजा का भी क्या करता था, ध्यान रखता था। फिर हमने देखी वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पर जो वर्ण सिस्टम था, जो कास्ट सिस्टम था, दैट वाज स्टिल प्रिवेलिंग इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोलाज एंड पांड्याज। इकॉनमी की बात करें तो लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड थे, उसके साथ साथ लोग ट्रेड और वीविंग भी कर रहे थे, एंड बिकॉज द इरीगेशन फैसिलिटी वाज प्रॉपरली अवेलेबल, इसी कारण से क्या था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होती थी, वहाँ पे फार्मर्स की कंडीशन इस वजह से बहुत अच्छी थी। और जो टेम्पल्स थे दोज वर समवेयर दी एजुकेशनल सेंटर्स आल्सो, और वहाँ पे किस तरीके के एपिक्स पढ़ाए जाते थे, रामायणा एंड महाभारता। तो स्टूडेंट्स, this was our today's class. I hope that the content matter is clear to you all. Still, if you have any doubt, you can ask me. We'll continue the chapter in our next video. All of you take care and have a good day.